Okay, hello friends. Yeah, good afternoon. सेबी का एक सर्कुलर आया है जिसमें आप सबको पता है कि मल्टी कैप जो फंड्स होते हैं उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। अगर आपने इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियोस देखे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि अब हमको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो सबसे पहले क्या हुआ है ये समझते हैं। मल्टी कैप फंड्स क्या है? तो ऐसे फंड्स जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कोई भी तरीके का मार्केट कैप वाला स्टॉक हम लोग सिलेक्ट करके जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो आपको एक अच्छा रिटर्न देने वाला फंड बना के देता था। तो वहाँ पे उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी कि वो उनके हिसाब से स्टॉक्स चूज़ करते थे। अब होता क्या है कि वहाँ पे एक ही रिस्ट्रिक्शन था कि 65% आपको इक्विटी चाहिए, आगे आप कुछ भी कर सकते हो। तो 65% का जो रेंज था उसको अब चेंज करके 75% हुआ है। चलो यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन एक रूल ऐसा लाया गया है जिसके वजह से अब मार्केट में थोड़ा पैनिक है। तो वो रूल ये है कि उस 75% इक्विटी का मतलब क्या है कि आपको कंपलसरी 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप लेना ही लेना है, और बचा हुआ 25% आप जो भी चाहिए वो स्टॉक पिक कर सकते हो। फिर वो तीनों में से किसी भी कैटेगरी का हो या इंटरनेशनल हो या फिर आपको कैश का ये करना है तो अलोकेशन वैसे भी आप कर सकते हो। तो कैश इस तरीके से आपका जो 75 का जो रूल आया है वो अब कल का मार्केट को नीचे लेके आएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि क्या है कि जो सेबी का रूल है वो 3 महीने का उसको कंप्लायंस के लिए एक टाइम दिया गया है। जनवरी 2021 तक ये सब म्यूचुअल फंड्स को करना है जो मल्टी कैप फंड्स चलाते हैं। और आप सबको पता है कि एक लिस्ट आता है जो 6 महीने में रिलीज होता है, जो एमफी द्वारा होता है, जो म्यूचुअल फंड का जो रेगुलेटर है। जैसे आपको पता है कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो एमफी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है उनको। तो ये जो एमफी है वो मार्केट कैप के हिसाब से एक लिस्ट रिलीज़ करती है जिसमें जो सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप वाला जो कंपनी है वो फर्स्ट नंबर पे होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बाकी के सारी कंपनीज़ को लगाया जाता है। तो जो पहला जो 100 कंपनीज़ होता है वो लार्ज कैप होता है, और मैक्सिमम जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो लार्ज कैप में होता है, क्योंकि वो कंपनीज़ बड़ी कंपनीज़ होती है, काफ़ी पुरानी कंपनीज़ होती है। उनमें जो मोस्टली जो क्या कहते हैं उसका जो फंडामेंटल्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उन लार्ज कैप में से कुछ तो ब्लू चिप कंपनीज़ भी होती है। तो मोस्टली हम ऐसे कंपनीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा इन्वेस्ट करते हैं, और यही रीज़न है कि जो बाकी के इक्विटी फंड्स भी होते हैं वो लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो वो 100 कंपनीज के बाद जो दूसरा 101 से लेके 250 तक कंपनी है वो म्यूचुअल फंड मतलब वो मिड कैप कैटेगरी में आती है, जो म्यूचुअल फंड में सेकेंड नंबर पे होती है। और 251 से लेके आगे का जो सब कंपनीज है वो स्मॉल कैप में है। तो इस तरीके से वो जो कैटेगरी है स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, वो इस तरीके से बनाई गई है। तो अब सेबी ने क्या बोला है कि चलो आपको मल्टी कैप फंड बनाना था, आपने मल्टी कैप फंड बनाने के बदले उसको सूडो लार्ज कैप फंड बना दिया, क्योंकि लार्ज कैप का आपने वहाँ से 70% से ज़्यादा एलोकेट किया है, मिड कैप को 10% तक दिया है, 20% तक दिया है, और बचा हुआ कुछ 5 से 10% तक आपने स्मॉल कैप को दिया है। तो ये सही मायने में मल्टी कैप फंड नहीं है। आपको सही मायने में मल्टी कैप बनाना पड़ेगा, सबको इक्वली आपको खरीदना पड़ेगा। तो उसमें मिड कैप 25, स्मॉल कैप 25 और लार्ज कैप 25, इस तरीके से आप बाय करना चालू करो, और ये 3 महीने में करो। अब इसका मतलब मैं जो स्टॉक्स मार्केट में काम करते हैं, कैश मार्केट में, उनको बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि लगभग 40 करोड़ का लार्ज कैप फंड्स लार्ज कैप स्टॉक्स बेचा जाएगा, और वो सारा पैसा 40 करोड़ मिड कैप और स्मॉल कैप में लगेगा।
इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि जनवरी तक स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज का जो स्टॉक्स है वो रैली करेगी। अब इसमें देखो क्या है कि जो मल्टी कैप्स है उसमें आप देखोगे तो मैक्सिमम ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जिनका 70 से 80% तक का इक्विटी का ये है, लार्ज कैप में एलोकेशन है, और हार्डली 1% 2% से लेके 5% तक उनका स्मॉल कैप है। तो वहां पे तो ये जो फ्लो होगा वो काफी बड़ा होगा। तो उस चक्कर में क्या होने वाला है कि उस चक्कर में वो जो बड़े बड़े फंड्स है उनको काफी बिकवाली करनी पड़ेगी। जहां पे चलो एक 50% तक 55% तक लार्ज कैप था और बाकी का एलोकेशन था मिड कैप स्मॉल कैप में, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी क्योंकि वो लोग को कम माल सिर्फ यहाँ से वहाँ करना है। जैसा कोटक का है मल्टी कैप फंड है, जैसे आदित्य बिरला का है, जो बड़े बड़े टॉप 5 जो मल्टी कैप फंड्स है उनको काफ़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि उनको बड़ा माल वहाँ से फ्लो करना है। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो सेबी से ऑफिशियली अभी जाके मिलेंगे, वो लोग बात करेंगे कि इसका आप कुछ करो, बिकॉज ये रूल थोड़ा सा हमको सही नहीं लग रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे जो पहले जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी वो नहीं मिलेगी और जो हमारा फंड है वो रिस्की हो जाएगा। ये ऑब्वियस है कि फंड रिस्की हो जाएगा अगर स्मॉल कैप यहाँ पे। अभी सेबी क्या करेगी? सेबी एक ही चीज करेगी, वो सिर्फ उनको एक्सटेंशन, चलो ठीक है आप 31 मार्च तक ये करो। ये मेरा अंदाजा है क्योंकि मैं जहाँ तक सेबी को अब तक पहचान चुका हूँ, वो रूल चेंजेस नहीं करती, वो सिर्फ उसमें एक्सटेंशन देती है। जैसे अभी ये मार्जिन का रूल आया था, 1 महीना उन्होंने एक्सटेंशन दिया, लेकिन वो जो उन्होंने रूल बोला था वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो वो सेम चीज़ म्यूचुअल फंड्स का जो मल्टी कैप का जो रूल आया है उसमें होगी। और मैं समझता हूँ कि इस वजह से कल जो भी जानकार है मार्केट के सबसे पहला यही काम करेंगे कि जितने भी मल्टी कैप फंड्स में जिन्होंने पैसा लगाया है वो कल का कल तुरंत वो लोग रिडीम कर लेंगे और वो पैसा वो लोग या तो मिड कैप स्मॉल का कॉम्बिनेशन में लगाएंगे या लार्ज कैप में सेफ्टी के जगह पे लगा देंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप का जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पे पैसा लग सकता है, उसका रीज़न ये है कि इस जो रूल के वजह से मिड कैप एंड स्मॉल कैप का जो कंपनीज है वो अच्छी चलेगी। तो अभी क्या होता है कि बहुत लोग को मिड कैप स्टॉक्स कैसे चूज करना है वो समझ में आता है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज को चूज करना खाने का बात नहीं है। क्योंकि देखो आप ये ऊपर के 350 कंपनी छोड़ दो, पूरा बचा हुआ 6000 में से बचा हुआ सारा कंपनी स्मॉल कैप में है। तो उतना सारा स्मॉल कैप में से आपको अच्छे स्मॉल कैप चूज करना ये हमारे बस का बात नहीं है। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, जो बड़ा बड़ा ब्रोकरेज फर्म्स है या जो रिसर्च एनालिस्ट है वो लोग ही ये कर सकते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अभी जो जनवरी तक रैली आएगी वो बहुत लोग थ्रू म्यूचुअल फंड्स खेलेंगे उसमें या वो काम करेंगे। या तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप देख लो बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप कॉम्बिनेशन के जो म्यूचुअल फंड्स है वो देख लो, उनमें कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से है देख लो, कौन कौन से शेयर्स है वो देख लो। उसका आप एक उसमें से कुछ स्टॉक निकाल के जो अच्छे फंडामेंटल वाले हैं, जो हमेशा मार्केट न्यूज़ में रहते हैं, जहाँ पे होल्डिंग अच्छा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, ऐसे आप स्टॉक्स चूज करो। उसका एक स्मॉल केस, उस स्मॉल केस में आप लमसम इन्वेस्ट कर दो और उसको 3 महीने के बाद बेच दो। तो ये स्ट्रेटेजी खेल के आप उस जो ये जो न्यूज़ है उस पे आज आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे कहूँगा या तो मिड कैप स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, लेकिन वो रिस्की है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो आपको धोखा देगा। जनवरी तक ठीक है आपका पैसा बनेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसमें कोई आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन जो आप स्मॉल केस का जो मैं आइडिया बता रहा हूँ, ये आप अगर 2-3 महीने के लिए करते हो तो मेरे ख्याल से वहाँ पे आपका अच्छा पैसा बन सकता है। क्योंकि स्टॉक्स आप पिक कर लोगे इक्विटी मार्केट में, तो वहाँ पे हो सकता है कि उतना आपका कन्विक्शन नहीं बैठेगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में कौन सा कंस्टिट्यूएंट्स है वो देख के उसमें से अच्छा चूज कर आप अगर एक स्मॉल केस बनाते हो तो आप
अपना खुद का एक छोटा सा म्यूचुअल फंड 3 महीने के लिए बना रहे हो, उससे आप अच्छा पैसा कमा लोगे। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा स्ट्रैटेजी आपको समझाने की कोशिश की। अब क्या है कि म्यूचुअल फंड वालों को क्या करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स है उनको तो पहले निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसमें जब भी कोई ऐसा न्यूज़ आता है ना, सबसे पहले पैनिक सेलिंग चालू हो जाती है। आपने देखा रहेगा कि फ्रैंकलिन का जो डेट फंड है उसका क्या हाल हुआ था। तो भले ही लॉन्ग टर्म में इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये जो पेन है वो आपका ये फंड को ये जो इम्पोर्टेंट फंड्स है उसको काफ़ी अफेक्ट करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कल से बहुत लोग इसमें से पैसा निकाल लेंगे, मल्टी कैप फंड में से वो लोग रिडीम करेंगे और वो एल्सवेयर उसको लगा देंगे। तो कहाँ पे लगाएंगे? जो लोग रिस्क एवर्स है, जिनको कम रिस्क लेना है, वो लोग लार्ज कैप फंड्स की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे फ्लो आएगा। और जो लोग ये जो आने वाला जो 3 महीने का जो रैली है उसको प्ले करना चाहते हैं, वो मिड कैप स्मॉल कैप का फंड में लगा देंगे। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड वाले काम कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मार्केट में इससे वोलेटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि क्या होगा कि जब अब आप समझ लो लार्ज कैप में से अगर 40 करोड़ पैसा निकलता है, उतना सेल्स शेयर्स को अगर सेल किया जाता है, तो जो निफ्टी है, जो इंडाइसेस है जिसमें लार्ज कैप का हैवी वेट होता है, वो अपने आप नीचे आएगा। अब अगर मार्केट नीचे आता है तो बाकी के जो स्टॉक्स है उसमें भी सेलिंग आएगी। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप मिड कैप सिर्फ ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जो लोग को मल्टी कैप से कोई इनका बाकी का जगह पे इन्वेस्टमेंट है, वो लोग को इसमें तो इन्वेस्ट करना भी नहीं है, तो वो लोग हो सकता है कि इसमें बिकवाली करे। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि सोचेंगे कि चलो स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छा रैली आने वाला है तो हम लोग उसको होल्ड करके रखेंगे। तो स्मॉल कैप मिड कैप में दो तरीके के यहाँ पे अपने को व्यूज़ दिखने को मिलेंगे आने वाले दिन में। तो उस रीज़न के वजह से मैं समझता हूँ कि वोलेटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि अगर बायर्स एंड सेलर्स में कन्फ्यूजन है, इनडिसिजिवनेस है, तो वहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा आती है। तो ये एक रीज़न मैं समझता हूँ कि वोलेटिलिटी आएगी। लार्ज कैप का क्या होगा? तो लार्ज कैप तो अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, एफआईआईज उसको छोड़ने वाले नहीं है। उनको जैसे ही नीचे मिलेगा वो लोग उसको बाय करेंगे, तो लार्ज कैप ऊपर जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने जो अभी कोविड के समय चल रहा है वो आपने ठीक से देखा होगा, तो जो कैश रिच कंपनीज थी, जो अच्छी कंपनीज थी, जिनके पास फंड्स था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब उनके स्टॉक्स नीचे आए तो उनके प्रमोटर कंपनीज में बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो फेज़ है वो टेम्पररी है और हमारे पास इतना इनफ कैश है, हमारा बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रांग है कि हम लोग आगे भी सर्वाइव करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो अच्छी कंपनीज है ना, जहाँ पे प्रमोटर खुद अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे एफआईआईज लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसे जितने भी स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ पे अच्छा रैली आते रहेगा, बावजूद कि जो पूरा मार्केट है, पूरा इंडेक्स है, वो नीचे रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो 2017 के बाद फंसे थे मिड कैप और स्मॉल कैप पे। 2017 में क्या हुआ था मैं बताता हूँ। चलो मैं 2015 से आता हूँ। 2015 में क्या हुआ था? चाइना में 1 ट्रिलियन तक का मार्केट का वहाँ पे सीधा उड़ गया था मार्केट कैप। तो वहाँ से मेटल सेक्टर में काफ़ी भारी गिरावट आई थी। तो बहुत सारा जो हमारा मेटल सेक्टर का स्टॉक्स है जो काफ़ी ऊपर ऊपर चलता था, आपको पता रहेगा टाटा स्टील 800 रुपये पे चलता था। बाकी का भी मैं बताऊँ तो वो HEG वगैरह ग्राफाइट से रिलेटेड स्टॉक थे, वो ऑल टाइम हाई चल रहे थे। तो वहाँ से एक काफ़ी बिकवाली आई थी। तो 2015 से 2015-16 काफ़ी बिकवाली आई थी। 17 में क्या हो गया? 17 ने सेबी ने बोला कि जो कैटेगरीज है म्यूचुअल फंड्स की, उसको हम लोग अभी मॉडिफाई करेंगे, तो अभी एलोकेट करना पड़ेगा। तो वो चक्कर में बहुत सारा मिड कैप और स्मॉल कैप में वहाँ पे गिरावट आई, और वो गिरावट इतनी बड़ी थी कि कुछ कंपनीज तो 40-40, 60-60% उसके बाद करेक्ट हो गई। और जिन्होंने भी मिड कैप स्मॉल कैप में जो ब्लड बाथ देखा था, वो लोग उसके बाद उन्होंने कभी मिड कैप स्मॉल कैप में फिर से रिस्क लेने की कभी कोशिश नहीं की। अभी भी जो अटके हुए स्टॉक्स है उससे बाहर निकलने के लिए वेट कर रहे हैं। अब कोविड के वजह से अब मैं समझता हूँ कि जो 2019 का इलेक्शन है, जो
वो एक रैली आया था, वो रैली में काफ़ी मिड कैप स्मॉल कैप ऊपर आए, तो उसमें काफ़ी लोग निकल गए रहेंगे, लेकिन जो कंपनीज जो डूबनी थी वो तो काफ़ी डूब गई। आपने देखा रहेगा बहुत लोग ने सिंटेक्स प्लास्टिक में पैसा लगाया था। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, इनका तो हालत खराब हो गया था। तो ऐसे जो उतार चढ़ाव के बाद ये कोविड का सिचुएशन आया, तो कोविड सिचुएशन में भी फिर से पिटाई किसकी हुई, स्मॉल कैप मिड कैप वजह से। जो गिरावट आई थी उसमें सिर्फ उन कंपनीज में हुआ जो फिर से ऊपर आने के जिसमें चांसेस थे, और बाकी के जो स्मॉल कैप मिड कैप्स है वो आज भी 2008 के वैल्यूएशन पे, 9 के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप का जो यूनिवर्स होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, वो सबको समझ में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए अगर आप सोच लो कि मल्टी कैप फंड में अगर 25%, जहाँ पे सिर्फ 1%, 2% स्मॉल कैप का एलोकेशन था, वहाँ पे आपको बोला जाए एलोकेशन आप स्मॉल कैप में करो, तो उस फंड में कोई रिस्क एवर्स या जो मॉडरेट रिस्क लेने वाला कोई इन्वेस्टर हो, जिसने लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई फाइनेंशियल गोल को लिंक करके कोई मल्टी कैप फंड लिया है, वो क्यों रुकेगा? उसको तो वहाँ से एग्जिट करना ही करना है। और मैं समझता हूँ कि ये रीज़न है कि कल तो लार्ज कैप में काफ़ी बिकवाली आएगी, क्योंकि कल से लार्ज कैप का जो ये जो सूडो लार्ज कैप फंड्स की तरह जो मल्टी कैप फंड चल रहा है, वहाँ से पैसा निकलेगा। तो यही था छोटा सा वीडियो। और जो 2017 से अब तक जो भी कंपनीज का जो अटके हुए लोग हैं, तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि उस पैसे का कुछ होने वाला नहीं है, वो आप भूल जाओ। जब कभी गलती से वो स्टॉक्स ऊपर आ जाएंगे तो वहाँ पे आप एग्जिट मार लेना, या फिर जब छोटा मोटा नुकसान जब दिखे तो भी वो उठा के आप बाहर निकलिएगा और वापस ऐसे कंपनी में मत आइए। स्मॉल कैप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। कंपनीज छोटी होती है, 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ की कंपनीज होती है, उसमें ज़्यादा जो मतलब कॉरपोरेट गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत बार तो ऐसे होता है कि क्वार्टरली रिजल्ट भी वो लोग एक्सचेंजेस को देते नहीं हैं, वो डिले कर देते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, फिर वो डोमेस्टिक रीजंस के वजह से हो या ग्लोबल रीजंस के वजह से हो, उनका सप्लाई जो रॉ मटेरियल का जो ये है प्राइजेस है उससे रिलेटेड हो, एनीथिंग, छोटा मोटा प्रॉब्लम पे भी वो लोग का हालत इतना ख़राब हो जाता है कि उनके जो प्रमोटर्स है वो अपने शेयर प्लेज कर देते हैं, उनका जो डेथ है वो डेप्ट बढ़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा वो कर्ज बाजारी हो जाते हैं, और इस चक्कर में वो कंपनीज ख़राब हो जाती है। और फंडामेंटल्स एक बार जब कंपनी के ख़राब होते हैं तो उसमें जो भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो निकल जाते हैं। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर उसमें फंसे रहते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का एक बहुत गंदा आदत होता है कि वो लोग स्टॉक में से छोटा लॉस लेकर निकलना नहीं जानते। वो होप पे बैठे रहते हैं कि स्टॉक नीचे गया फिर से ऊपर आ जाएगा, तो उस चक्कर में उनका पूरा पैसा वहाँ पे स्टॉक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये जो स्मॉल कैप कंपनीज है ये बहुत लोगों को डुबा चुकी है और आगे भी डुबाते रहेगी। इसलिए ऐसा अगर स्मॉल कैप्स में 25% तक का अगर कोई एलोकेशन करने आपको बोल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़राब डिसीजन है सेबी का। लेकिन क्या करे सेबी भी, क्योंकि नीति आयोग का मेरे ख्याल से बहुत काफ़ी प्रेशर है। बहुत सारा चीज़ें जो आजकल सेबी कर रही है वो गवर्नमेंट का इशारों पे हो रहा है, और ये भी शायद गवर्नमेंट के इशारों पे हो रहा है, क्योंकि कोविड में बहुत सारी कंपनीज़ है जो डूब सकती है। स्मॉल कैप कंपनीज़ का यहाँ पे ख़त्म होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो उनको बचाने के लिए हो सकता है कि उन कंपनी में भी इन्वेस्टर्स का पैसा ज़बरदस्ती लाने का ये कोशिश किया जा रहा है। तो ये आज का छोटा सा एक वीडियो था ऑन द न्यू रूल ऑफ सेबी। आई होप मेरा जो इसमें का व्यूज़ है वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको और भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आपको आराम से मिल जाएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है उसको बहुत लोग ने अपने अपनी तरह से डिस्कस किया है। मैंने इसको
एज अ इक्विटी इन्वेस्टर के हिसाब से डिस्कस किया है, क्योंकि ये चैनल स्टॉक्स बाजीगर का है, स्टॉक्स से रिलेटेड है। इस पे ज़्यादा आपको म्यूचुअल फंड का डिस्कशन दिखेगा नहीं, लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड का डिस्कशन मार्केट को अफेक्ट कर सकता है या फिर स्टॉक्स में उथल पुथल ला सकता है, तो उसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है वो ऑब्वियसली इक्विटी है, तो होता ही है। गाइस, जाते जाते एक डिस्क्लेमर दे दूंगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं एनएससी का सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोफेशनल हूँ और एनएससी का सर्टिफाइड मार्केटिंग प्रोफेशनल लेवल 4 हूँ। तो जो भी मैं मेरे चैनल पे बात करता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। मेरे दिए हुए कोई भी स्टॉक्स आइडियाज़ पे आप काम कर रहे हो तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके करो, क्योंकि आपके कोई भी प्रॉफिट या लॉसेस का मैं भागीदार नहीं रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।